देखो मुझे बोलना तो 12 बजे था, लेकिन समय जो है ना वो बदलता रहता है। समय बलवान होता है, कभी उनका कभी हमारा। अभी उनका है, फिर हमारा आएगा, और उनका समय हमारा दौर आएगा। लेकिन जब दौर आएगा तो फिर अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति और घोटाले, घपलेबाजी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। अपने संघर्षों की तारीख आबाद रखेंगे। इस बार ऐसे लड़ेंगे कि विरोधी भी याद रखें। कुछ तो बात है कि असली मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हार। देखो 3रा दिन है मुझे आज यहाँ। इतिहास गवाह कि मैं 3 दिन किसी आंदोलन में रहा नहीं, और सैकड़ों से ज्यादा आंदोलन हमने किए। आप चेक करोगे ना तो आपको पता लगता जाएगा, डेट वाइज मिल जाएंगे। मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत एवं सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, शिक्षा के महानायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सामाजिक परिवर्तन के नायक भी हैं वो, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, संत गाडगे जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, परम पूजनीय विश्व रत्न नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब, मान्यवर साहब श्री काशीराम राम स्वरूप वर्मा जी, और भी जो इस देश की आजादी में जिन्होंने बलिदान दिया, आप जैसे वो नौजवान जिनको हम शहीदों के रूप में याद करते हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराबा, शहीद अशफाकुल्ला खां, इस आंदोलन के अग्रणी नेता जो इस मंच पे बैठे हुए हैं, हमारे सामने उपस्थित इस आंदोलन को धार देने वाले मेरे छोटे भाइयों बहनों, मुझसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं उम्र में, नहीं उम्र में तो बड़े कम होंगे क्योंकि नौकरी कहाँ मिलेगी फिर तो छोटे ही समझो उम्र में, फिर तो एज का फैक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हाँ, ये बात नहीं बताने किसी को। पिछले 2 दिन बहुत सुनहरे 2 दिन, लेकिन इस आंदोलन में आने से पहले मैंने कुछ लोगों से कुछ बातें तय की। मेरा एक समझौता उनसे हुआ था। मैंने कहा था कि अगर आप लोग लड़ोगे तो मैं आऊंगा, क्योंकि लड़ाई जो है ना हमेशा मुद्दा लड़ता है। जब कोई हमारे यहाँ कहते हैं देसी में खुंटा जब ठोक जाता है तभी जो है ना उसको उसके साथ किसी चीज को बांधा जाता है। जब मैं पहली बार आया था तो आप लोग वहां बैठे थे, उधर वहां पे शायद है, इस वाले पे। हाँ, तो मैंने वादा किया था कि जब भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी मैं हमेशा साथ रहूंगा। आया मैं इसलिए था उस बार भी, मेरे पास काम तो बहुत ज्यादा है, आदमी तो हूं एक, काम है ज्यादा। अभी तो मैं ही हूं, मेरे द्वारा कही गई बात का मोल होता है। तो जब मैं पिछली बार आया इसलिए था कि आप लोगों के साथ मारपीट हुई, और स्पेशली मेरी मां ने मुझे सिखाया कि अगर किसी बहन के साथ अन्याय अत्याचार हो तो अगर आप चुप रहते हैं तो आप मेरा खून नहीं। तो मैंने जब अपनी बहनों को तड़पते हुए देखा तो मुझे तकलीफ हुई, मैं चला आया, और मैं आप लोगों से कह के गया था कि इस लड़ाई में मेरा सहयोग आपको हमेशा रहेगा। आप लोगों ने आंदोलन को धार दे के रखी, अपना समय छोड़ा, लड़ते रहे, फिर तमाम तरह से आश्वासन मिले, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, तमाम नेताओं ने इस पर चर्चा की, टीवी पे इसकी चर्चा हुई। मेरा विश्वास बढ़ा कि न्याय मजबूत हो जाएगा, न्याय मिलेगा। वो दिन भी आज जब मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि 7 दिन में निस्तारण हो जाएगा, मुझे खुशी हुई कि अब मेरे भाई बहन जो है ना अपनी नौकरियों को, अपने अधिकार को प्राप्त करके प्रदेश की सेवा में जुटेंगे और अपने घर जाएंगे ससम्मान। 7 दिन बीते, आप लोग फिर कार्यालय गए, फिर मारपीट हुई,
फिर मैंने किसी को रोते हुए देखा। वो कौन था मेरे याद नहीं। यही था। इसे कहाँ है हमारे नेता, कहाँ है वो संगठन? अरे आ जाओ, पानी पीने को राजी नहीं था, बैठ जाओ। तो मुझे वहां पर रहते हुए इतनी तकलीफ हुई कि यार आखिरकार हम लोग यहाँ कर क्या रहे? अगर वो रो रहा है और मैं उसका शरीर का हिस्सा हूं, मैं उनमें से एक हूं, तो मैं यहाँ क्यों? तो मैंने तय किया, तभी अपनी टीम से कहा कि हम लोग चलेंगे। सवाल एक, ये लड़ाई आपकी समझ में उत्तर जात शिक्षक भर्ती की है, मेरी समझ में उत्तर जात शिक्षक भर्ती की नहीं है। लड़ाई है अधिकारों की, लड़ाई है न्याय की, लड़ाई है भारतीय संविधान में, संविधान द्वारा जो आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता नियुक्ति के रूप में हमें मिला है, उसको छीनने की लड़ाई। लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक आपके मन में भी शंका थी कि भाई हम लोग गलत तो नहीं है। लेकिन जब आप लोगों ने रिपोर्ट देखी तो आपको पता लगा कि गलत हम कहां, गलत तो वो लोग हैं। लेकिन आप अपने मन में सोचो कि जो हमारा हिस्सा बैठता है उसे ही देने में इन लोगों को परहेज है, उसमें ही चोरी कर रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं, तो यह अपने मन से हमें कुछ दे सकते हैं? देखिए, लोगों के लिए राजनीति पहले, पार्टियां पहले, और मेरे लिए, क्योंकि मैं आप में से एक हूं, मेरे लिए समाज पहले है, उनके अधिकार पहले है, संविधान पहले है, भाईचारा पहले है। कल, और आपने हमेशा मुझे नीले पटके में देखा होगा, देखा है नहीं देखा? मैंने कल अपने उस पटके को भी, जिसको मैं गर्दन तो कटवा सकता हूं लेकिन उतार नहीं सकता, वो गौरव है, सम्मान है हमारा नीला, उसको भी मैंने अलग रख दिया कि नहीं, आंदोलन की तरफ हमने नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूं, कल हमारी बातचीत हुई थी, कल और परसों में यहां से जितने अभी साथी बैठे, इससे कई गुना लोग थे, और ये कई गुना लोग लगातार जारी भी रहेंगे। लेकिन कल मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई जो लोग भर्ती वाले बच्चे हैं वो लोग कहां, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आज मैंने फिर उन लोगों को रोक दिया कि आप लोग रुको, आज भर्ती वालों को देखने दो और हंसने दो हमारे ऊपर, इस लड़ाई में कितने लोग बैठे हुए। लेकिन आज आपने मोर्चा ले लिया। अब समस्या यह है कि अलग अलग लड़ेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने कहा कि आप 72 दिन से बैठे हुए, 72वां दिन है आज। सरकार तो न्याय देना चाहती नहीं, वो तो रिपोर्ट लेती रहती, क्या है, टेम्पर चेक करती है, अंडरकंट चेक करती है, क्या है चेक करती है, समझते हैं? जैसे वो डाला जाता है गहराई नापने के लिए, कितनी गहराई, देखा, अच्छा इतनी गहराई, ठीक है। ये भी एक सच है कि हम चाहें तो वहां से लेकर वहां तक जिस दिन चाहे इसको भर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ ये जेल ही तो थी पहले, इसका नाम ही तो बदला इको गार्डन, पहले जेल होती थी। तो हमने ये जेल भी देखी, लेकिन मैं लखनऊ सेंट्रल भी रहा हूं, वो जो नदी के पार बने हैं ना, मुझे उसका भी अनुभव है, मोहनलालगंज में। और मुझे ये तो कुछ भी नहीं है, जो देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जेल है, जिसको तिहाड़ कहते हैं, उसका भी 2 बार का अनुभव। मैंने जेल में लगभग मेरी पीएचडी पूरी होने वाली है, और मुकदमों में भी, समझ रहे हैं? मुझे इस बात का आनंद है कि मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं धोखा नहीं करता हूं। मगर मैं ये हमारा मंच में पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मुझे आज सामान्य जाति के नेताओं पे गर्व हो रहा है। इसलिए गर्व हो रहा है कि वो लोग अपने मुद्दों पे एकजुट रहते हैं। जब उनके हक अधिकार की बात आती तो पहले समाज के साथ खड़े होते हैं, और हमारे लोग पहले जो अपनी पार्टियों के दलों के साथ खड़े होते हैं, इस वजह से हम लोग पीछे हैं। बिना मांगे आपने आंदोलन देखा कभी? भाई रिजर्वेशन समझते हो क्या है? रिजर्वेशन है रिप्रेजेंटेशन,
कि वंचित वर्ग के लोगों का जो पिछड़ापन है उसके आधार पे, उनके प्रतिनिधित्व के आधार पे, उनकी कितनी संख्या उनकी आबादी के हिसाब से शासन प्रशासन सत्ता में होनी चाहिए। अब आप समझिए, यहां आने के बाद लखनऊ से जुड़ी, उत्तर प्रदेश जुड़ी सैकड़ों जानकारी मिली कि यहाँ एसएसपी कितने लगाए, रिजर्वेशन तो देता है 21%, यहाँ कितने लगाए 2, बैठते हैं 16, डीएम कितने लगाए, बैठते तो 16-15, लगाया 1 आधा, पिछड़ों कितने बैठते हैं 20, लगाया 1-2, पिछड़ों के एसएसपी कितने बैठते हैं 20, लगाया 1-2। तो मेरी एक बात समझ में आई कि सरकार के जो नारे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, उस नारे का असली सच ये है कि सबका साथ, अपना भी मत कहो, सच कहो, अगर क्षमता है तो हिम्मत है तो सच कहो। सबका साथ, सवर्णों का विकास, दलित पिछड़ों का नाश। मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे नेता रोज कहते रहते हैं, मुझे भी, मैंने टीवी के माध्यम जाना कि साहब एक समाज में बड़ा अत्याचार हो रहा है, रोज सुना मैंने। फिर मैं लखनऊ आया, हमने कहा जो अत्याचार हो रहा है तो सभी सही पता तो लखनऊ से लगेगा, और लखनऊ आके फाइलें खुलवाई कि लखनऊ हाई कोर्ट में कितने सरकारी कोर्ट हैं, तो पता लगा एक दलित, 99% जो है सामान्य जाति के लोग सरकार ने बनाए। वैकेंसी आई प्रोफेसरों की, एक भी दलित पिछड़ा नहीं, सारे सामान्य जाति के लोग। डीएम सबसे ज्यादा उनके, एसएसपी सबसे ज्यादा उनके, चीफ सेक्रेटरी सब उनके, प्रमुख सचिव सब उनके, अपर सचिव सब उनके, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ उसके हेड उनके। वो लोग सिस्टम सरकार चला रहे, सरकार से आप क्या है, किसी क्या है, सरकार वो चलाते हैं और कह रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। फिर मैंने एक बड़े न्यूज चैनल बैठ के कहा कि भाई ये बताओ कितना अत्याचार हुआ, डाटा दे दो, कितने लोगों की हत्या, कितने लोगों के साथ गलत हो गया है, जितना इनके साथ पूरे 5 साल में हुआ। मैं रिकॉर्ड कहता हूं, इतना हमारे लोगों के साथ एक दिन में होता है, और आप कहते हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। ये एक भर्ती है जिसको आपकी मेहनत परिश्रम से खुल गई। इससे पहले जो भर्ती है उनके हाल अगर आप देखोगे ना तो इससे आप मिलेगा। मैं समझ रहा हूं हमारे लोग मूर्खता में कहां जी रहे हैं कि जो लोग आज भी इतना भेदभाव करते हैं, हमारे आपका छुआ पानी नहीं पीते, वो हमें अधिकार दे देंगे। हम क्यों नहीं समझते हैं? उनको ये पता है कि धर्म नाम की गुलामी इनके गले में पड़ी हुई है। जब हम ये बताएंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो ये भूखे रह जाएंगे लेकिन हमारे पीछे खड़े होंगे। अब आपको ये तय करना है भाई, नौजवान साथियों, पढ़े लिखे लोगों को मैं 2 दिन से समझाता रहता हूँ जो रात को रुकते हैं। क्यों हमने तो समझाता हूँ, क्लास कराता हूँ इनकी, तो मैं इनको बताता हूँ कि खतरे में लोगों की राजनीतिक रोटियां हैं, बाकी कुछ खतरे में नहीं। अगर खतरे में होता तो वो चुनाव के समय ही होता है खतरे में, चुनाव के बाद वो दलित पिछड़ा होता है, और फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाए जो वर्तमान के हैं तो वो साबुन देते हैं उनको कि नहा धो के आओ, और अगर अधिकार मांगने जाए तो लाठियां भांजते हैं। तो कई लोग तो यहाँ ऐसे हैं जिनके चाचा ताऊ भी हैं यहाँ सरकार में, उनकी भी गलतफहमियां दूर हुई है। ये भैया यही देखो, ये कह के कब तक जो है ना, मैंने कहानी सुनाई थी कि एक शिकारी जो है ना, आज ज्यादा लोग हैं अभ्यर्थी तो उनको दोबारा सुनानी पड़ेगी। एक शिकारी, आज हम तीतर नहीं कहेंगे, तीतर कहेंगे तो क्या लोग आप समझे, आज कबूतर ही कहेंगे। कबूतर ही तो है हम लोग। जैसे मुसीबत आती है तो रेत में मुंह दे लेते हैं, सोचते हैं कि बिल्ली को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्ली तो हमें देख रही है, जब उसका मौका लगता है तो इलाज भी कर देती है हमारा। तो एक शिकारी ने कबूतर पाला, जैसे यहाँ स्टूल पे बैठने वाले लोग हैं। ये कह रहा लकड़ी कुर्सी वाले भी है, प्लास्टिक कुर्सी वाले भी। अच्छा एक चीज और सुनो, मैं तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, तो तालियां मत बजाओ। इस बात को गहनता से अपने दिल और दिमाग में बिठाओ। ताली बजाओगे आपका ध्यान वहां जाएगा और मेन मुद्दे से आपका ध्यान हट जाएगा।
मैं तो ये देख रहा था, ये अभी अमित बोल रहा था, आपको ये भी नहीं पता होता ताली किस बात बजानी है। आपके दुख की बात पर कोई भी ताली बजा देते हो हैं? तो ताली तो बजा रहे हैं, ताली बजाते हैं, बाद में देखते हैं खाली। जो ताली बजाएगा उसके हिस्से में थाली आ जाएगी, वो भी खाली। समझ रहे हो? जो लॉकडाउन में बजानी पड़ती है, इन्हें सब पता है, इन्होंने बहुत बजवाई, इसे सब पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाए उसी दिन सही। तो एक शिकारी एक कबूतर पालता है और उस कबूतर को खूब अच्छी तरह खिलाता पिलाता है। कबूतर अगर काजू मांगता है तो बादाम खिलाता है, और चना मांगे तो मूंगफली। इतना खिलाता पिलाता है, कबूतर के समझ में आ जाता है कि ये असली आदमी है अपना। समझ रहे? लेकिन कबूतर को जो आदमी कुछ खिला रहा है तो वो अपने बारे में भी तो कुछ सोच रहा होगा। समझ रहे? तो शिकारी क्या करता है, कबूतर को तैयार कर लेता है कि मैं तेरा मालिक, तू मेरा कबूतर, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, मुझे जो चाहिए तू दे। अब वो कबूतर कहता है मुझे क्या दिक्कत है, मेरा काम करना चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, मुझे भोजन मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। कबूतर को पकड़ता है, जंगल में लेके जाता है, वहां उसके आसपास दाना बिखेरता है। कबूतर को कहता है तुम आराम से खाओ, हम यहाँ दूर बैठे देख रहे हैं, तुम्हारे और साथी आएंगे, उनको भी खिलवाओ। बाद में जो होगा वो उसको भी नहीं पता होता, उसको तो मतलब ही नहीं है। बहुत सारे कबूतर मेरे जैसे, इसके जैसे, इसकी तरफ देखो पहले, हम इसकी तरफ, और इसकी तरफ देखो राहुल की तरफ। बहुत सारे कबूतर ये देख के कि मेरी जात का है आ जाते हैं और आके उसके बराबर में सलाम करके चाचा कहो खाओ खाओ, अरे अपने बालों को खाओ। अब बाद में वो क्या करते हैं कि उस जाल में फंस जाते हैं। तो मालिक अपना कबूतर तो अलग उठा लेता है, उसे कहता है बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश मंत्री बन। और बाकी को चाहे वो बाजार में बेचे काट के खाए, लेकिन उनको शहीद ही होना है। यही आज की राजनीति की सच्चाई है। आप समझ रहे, यही सच्चाई है कि साहब आपकी जात का मिनिस्टर बना दिया। अभी तो सेंटर का विस्तार हुआ था, कहा कि देखो इतने ओबीसी बना दिए। अगर वो ओबीसी वास्तविकता में हमारे हैं तो इस पिछड़े वर्ग की भर्ती के साथ, दलित वर्ग की भर्ती के साथ जो घोटाला हुआ है, उनके दिल को तकलीफ नहीं होती जब उनके बच्चों को लाठी मारी जाती है। जो हमारी बात नहीं सुन सकता, जो हमारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता इस डर से कि पार्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो जाए, वो हमारा, हम गलत फहमी में। तो अब यूपी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कई दलितों को मौका मिलेगा। एक को तो ऐसे को मौका मिला हमारा, अब भाई ये क्या कहें कि जब मुख्यमंत्री के पास वो गया, सांसद होते उसको भगा दिया, अखबार में छपा, नाम आप जानते हैं, लखनऊ में बोर्ड लगे हुए हैं, कहा भक्त ऐसा साल भक्त। अब उसको मंत्री बना दिया, क्यों? क्योंकि अब उसके जात के लोगों को ये बता के वोट लेना। मैं ये समझता हूं, जितना ज्ञान मैंने आज तक सीखा, आप इतिहास पढ़ के देखना, लड़ाई हिंदू मुसलमान कभी थी नहीं। अगर आप आज से 150 साल के पहले से इतिहास में हिंदू मुसलमान की लड़ाई मुझे दिखा दे, मुझे भी पता लग जाए। लड़ाई तो यहां जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक और था पांचवा, इसका जिक्र नहीं होता, उसको कहते हैं अछूत। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ चुके तुम, बस नाम बदले, जैसे जेल का नाम बदल के इको गार्डन हो गया। इको गार्डन बनने से जगह नहीं बदली, जगह आज भी उनकी स्टूल पे ही है। समझ रहे हो? समय समय बताते रहते हैं कि जगह तुम्हारी स्टूल पे है, नाम तुम्हारा बदल दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी जगह मौजूद है, उनके वर्ग के लोग इकट्ठे रहते हैं। और ये जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, जिनको ओबीसी आज का कहा जाता है,
और जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जिनमें से मैं खड़ा हुआ हूं, जिनको अछूत कहते हैं, जिनको छूना भी पाप था, आज वो भारतीय संविधान की वजह से मंचों पे बोलने लगे हैं, विधानसभा लोकसभा में जाने लगे हैं, डीएम एसएसपी बनने लगे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे हैं, बिजनेसमैन बनने लगे हैं। इसलिए सारा दिक्कत खड़ा हुआ है। अगर आज भी आप जाके उनके जूते उठा के सर पे रख के कहो कि आप बड़े हम छोटे, तो आज भी वो राजी हैं, शायद आपको कुछ दे दें। अगर आप बराबरी की हकदारी हिस्सेदारी मांगोगे, सामना करोगे, तो फिर आपको वही मिलेगा जो संविधान में, जो भारतीय संविधान से पहले जो उनका संविधान था, जिसमें जो लिखा गया। समझ रहे हो? अब मैं धन्यवाद क्यों कर रहा था सामान्य जाति के नेताओं का? उसका एक कारण था। बिना मांगे, बिना आंदोलन करे 3 दिन में अगर इस देश में कोई कानून पास हुआ है, तो वो आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% जो है ना, वो मिला है सब लोग। समझ रहे? और कहीं कहीं तो ऐसी जगह मिल गया, जैसे मध्य प्रदेश जाओ तो सामान्य जाति के लोगों की आबादी 7% है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ जाओ, उनकी आबादी 6-7% है। तेलंगाना जाओ, उनकी आबादी 6-7%, जिनकी आबादी 6-7% है, उनको 10% आरक्षण दे रहे हो। और पहले से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी थी, पिछड़े और दलितों का 49.5% आरक्षण है, 22.5% SC/ST का और 27% पिछड़े वर्ग के लोगों का। तो 49.5% आरक्षण आपका है और 50.5% ओपन है। अब ये समझो 50.5% में जो हमारा हक हमें नहीं दे रहे, सोचो क्या कभी उन्होंने पहले चरित्र से ऊपर उठ के नैतिकता अपनाते हुए उस 50% में से एक वैकेंसी में देने की सोची होगी? हमें समझना पड़ेगा कि इसमें लड़ाई क्या। और एक गलतफहमी और दूर करो, वो कह रहे हैं आरक्षण की सीमा बढ़ गई है। तुम्हारे 49.5% से 10% आर्थिक आधार पर जाता है, आप चेक करवा लो जाके, अगर मैं गलत कह रहा हूं। तुम्हारे 49.5% से अगर कहीं से बढ़ा, अभी तो देखो 27 भी सब जगह नहीं था, नीट में भी नहीं था, कई जगह नहीं था, अभी लड़े, मिला या नहीं मिला? तो जब तक माथे पे रखोगे जूती, तब तक रहेगी झोली खाली। लेकिन लड़ोगे, लड़के लड़ाई को मजबूत करोगे, उस दिन कुछ ना कुछ स्टेप मिलेगा। लड़ाई आज की नहीं है हमारी, ये तो एक भर्ती है। आपके परिवार में और भी भाई होंगे, हैं नहीं है, बहनें भी होंगी, वो सारे अध्यापक थोड़े बनेंगे। लेकिन वैकेंसी जो भी है, हकमारी तो सब में हो रही है, ऐसी घोटाले तो सब में हो रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने भाइयों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारना करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो आपको आज लड़ना होगा। आप लड़ रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है, 15,961 तो है पिछड़े वर्ग के लोग जिनका साथ घोटाला हुआ है, जितनी सीटें बैठती हैं, और 3,136 हैं शेड्यूल कास्ट के लोग। टोटल भर्ती हुई 19,097 जो इस पे हकमारी हुई, लगभग 20,000। थोड़ा समझते हैं 20,000 को? अब इसका परसेंटेज लगा लो, 70 में खाए 20, 70,000 में खाए 20, और बाकी में देखो क्या खाते होंगे। अगर 5 लाख वैकेंसी इन्होंने भरी होंगी, हाल तो इन्होंने भरी नहीं है, अगर भरी होंगी तो कितना परसेंट खाया होगा? ये किसका खाया होगा? उनका तो नहीं है। ये क्यों चला रहा है कि हमेशा एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा? द्रोणाचार्य जो है एकलव्य को बिना कहे, बिना मदद करे उसका अंगूठा काट लेगा। और काट इसलिए रहा है ना, क्योंकि एकलव्य इकट्ठे नहीं है। जिस दिन इस देश का एकलव्य इकट्ठा हो जाएगा, जिस दिन इस देश का ईमानदार बहुजन एकजुट हो जाएगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, यही लखनऊ में कहा था, पंत की सरकार थी, कि जिस दिन इस देश में दलित पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हो गए, ये सरकार में बैठे हुए लोग आपके जूते के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में कही, समझ रहे हो? अब आप ये समझिए, अगर आप लोग उनके साथ ना खड़े हों, उनकी मदद ना करो, क्योंकि एक शायरी है कि दरख्तों के कटने का किस्सा ना होता, दरख्तों के कटने का
किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। समझ रहे हो? अगर हमारे ये कबूतर वही वाले स्टूल कहो, मुझे कोई कहने पड़ेगी, एसी वालों कहो, जिनको लगता है कि राजनीतिक विरासत है, मैं, मेरा भतीजा, मेरा भाई, अरे ये आंदोलन है। ये अगर भाई भतीजे में आता तो बाबा साहब के जो है भाई भतीजे देश में जो है इस आंदोलन को चला रहे होते। समझ रहे हो? ये भाई भतीजे में आता तो तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके भाई भतीजे चला रहे होते। मैं इसका काम करता हूं, ये आदमी घूमने चला जाता है, हक इसको भी बराबर का चाहिए। माए कहेगी भाई घर का खर्चा भी चलेगा, तू काम तो कुछ करता नहीं है। और अगर शादी होगी तो पत्नी भी कहेगी कि रोटी कहां से आएगी। सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन मीडिया नहीं चलाती। जो इस आंदोलन को समझता है, अच्छा 20,000 करीब भर्ती है, ये तो तय हो गया। 20,000 लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए, जितनों ने समझा वही तो यहां बैठे हैं। जितने यहां बैठे हैं मैं 90% गारंटी देता हूं, अरे उठाओ, जितने यहां बैठे मैं गारंटी देता हूं कि 99% एक परिवार से एक आदमी, दो नहीं होंगे, चेक करवा लो, बताओ है या नहीं है। अगर होगा भी ना तो इनके साथ तो हो सकता है, तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मुझे लगता है, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, सिस्टम के लोग यहाँ हैं, LIU इंटेलिजेंस के लोग यहाँ हैं, पुलिस के लोग यहाँ हैं, कि इस 4 दीवारी में बंद के बैठने से सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जो 72 दिन में उन्होंने नहीं सुनी। अब तय ये हुआ है, जो OBC SC संयुक्त संगठित मोर्चा जो है, जो इस मंच पर मौजूद है, उन्होंने तय किया कि 6 तारीख को हम लोग महाआंदोलन करेंगे। उसी के लिए मैंने वो लाइन कही थी कि संघर्षों की तारीख आबाद रखेंगे और इस बार ऐसे लड़ेंगे लड़ाई कि विरोधी भी याद रखेंगे। अभी हुकूमत जब तानाशाही करती है ना, सब तरफ हमला करती है, चाहे जुडिशरी से करवाए। अभी एक छोटा भैया को बोलते कह रहा था, मैं हंस रहा था कि न्यायपालिका उसकी नहीं मानते हैं। कौन सी न्यायपालिका? मैंने अभी बताया था, वहां तो इससे भी ज्यादा करप्शन है। और रिकॉर्ड कर लेना और दे देना उनको, फांसी चढ़ा दे मुझे सच बोलने पे। अगर सच बोलने की सजा फांसी है तो मुझे फांसी चढ़ाए सुप्रीम कोर्ट। वहां कौन सा कंपटीशन होता है जिससे कोई जज बन जाए सुप्रीम कोर्ट का? वहां तो पिछले लगातार 250 परिवारों का कब्जा है। जज का बेटा जज, जज का भतीजा जज, जज की बेटी जज, जज का जमाई जज, जज का भाई जज। और काबिलियत की बात, मेरिट की बात हमसे करते रहे, मत करो, सामना तो करके देखो। मैं कह रहा हूं, सबसे कमजोर जिसको समझते हो उसको चुनो और रेस की लाइन एक करो। जितनी सुविधाएं आप लेते हो उतनी सुविधाएं हमारे व्यक्तिगत और कंपटीशन करवा लो। मुझसे भिड़ोगे तो अगली कई पीढ़ियों का और पिछली कई पीढ़ियों का इतिहास याद दिला दूंगा। ये जो सामने बैठे हैं ना, ये जो सामने बैठे इनमें से एक चुनो और टेस्ट तय करो, पोस्ट तय करो, रेस की लाइन एक तय करो, सुविधाएं तय करो। अगर इनमें से एक को हरा दो तो पूरा बहुजन समाज हार जाएगा, मैं वादा करता हूं। असली लड़ाई जो है ना वो अधिकार की, ये देना नहीं चाहते, हम गुलामी में जीना नहीं चाहते। समझ रहे हो? तो मैं पूछ रहा हूं, यहां अगर IPS बनाना हो तो टेस्ट होता नहीं होता है, यहां अगर IAS बनाना टेस्ट होता नहीं होता है, यहां अगर डॉक्टर बनाना हो टेस्ट होता नहीं होता है, वकील बनाना हो टेस्ट होता नहीं होता है, इंजीनियर बनाना हो टेस्ट होता ही नहीं होता है। अगर एक सफाई कर्मचारी की भर्ती आती है उसमें भी टेस्ट होता है, एक नलकूप की 4th कर्मचारी की वैकेंसी आती है उसमें भी टेस्ट होता है, और ये जो पुलिस की भर्ती आती है इसमें 5 किलोमीटर दौड़ा के भाला फेंक, गोला फेंक, कूद, ये कर वो कर, उसमें भी टेस्ट होता है। लेकिन देश की न्याय व्यवस्था चलाने के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। ये न्यायप्रिय हैं, जैसे सत्ता बदली
और हम सर्फिरों के हाथ में कुछ आया, सबकी जांच करा दूंगा एक एक सुप्रीम कोर्ट के जज की। जो 20-20 कल पता लगा 20-20 साल से जो यहाँ बने बैठे हैं ना, बेसिक शिक्षा के निदेशक 20-20 साल से घोटालों में मान हासिल करे हुए, शुक्र मनाओ, उनसे कह रहा हूं, प्रार्थना करो, हवन करो, दुआएं करो कि इससे बचे रहना, बच के रहना, वरना जो इस देश का पैसा, इस प्रदेश का पैसा लूट लूट के आप लोगों ने खाया, पाई पाई वसूल कराए जाएंगे। आपसे याद रखना इस बात को। कोई वर्ग, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सब परेशान। बेरोजगारी की दर किनकी उसमें बढ़ी, इनकी सरकार में, जो राम राज्य ला रहे थे। महंगाई किनकी सरकार में बढ़ी, इनकी सरकार में। करप्शन किनकी उसमें बढ़ा, इनकी उसमें। सब कुछ तो इनकी उसमें बढ़ा। और ये कहते हैं हम ईमानदार हैं। ईमानदार कहने से नहीं होता, ईमानदारी दिखानी पड़ती है। जब आप उनके साथ ईमानदारी निकाल जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, तो आप औरों के साथ क्या ईमानदारी करोगे। मैं बस आज आपको ये बताने के लिए आया हूं कि 6 तारीख का आंदोलन ऐतिहासिक होगा। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथियों को अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं।